सिकवा करने गए थे तेरी इबादत सी हो गई, सिकवा करने गए थे तेरी इबादत सी हो गई, तुझे भूलने की थी मगर तेरी आदत सी हो गई। सो गाइस, बीटीएम क्लासेस कठुमर में मैथ 47 के साथ मैं सोनू चौधरी। आज हम बात करेंगे फिर से हमारा जो पिछला लेक्चर है ग्रुप थ्योरी को लेकर। ठीक है माय डियर, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको बता दूं कि जो हम डिस्कस अब तक कर रहे थे उसमें हम कुछ नियम पढ़ रहे थे, और उनमें हम जो नियम पढ़ रहे थे वो थे हमारे क्या, आबेली ग्रुप के प्रतिबंध। क्या पढ़ रहे थे? आबेली ग्रुप के प्रतिबंध पढ़ रहे थे, रिस्ट्रिक्शन ऑफ आबेलियन ग्रुप। और इन आबेली ग्रुप के प्रतिबंधों में हम कुछ प्रतिबंध पढ़ चुके हैं और कुछ को अब पढ़ने वाले हैं। जो आज हम बात कर रहे हैं जिस प्रतिबंध की, माय डियर ध्यान देना सर, ये क्या प्रतिबंध है कि जैसे मान लो यदि जी स्टार एक ग्रुप है, जी स्टार क्या है? एक ग्रुप है, तब दो समीकरण होते हैं। जैसे एक समीकरण तो ये हो गया ए स्टार एक्स बराबर बी, तथा नंबर सेकंड समीकरण होता है क्या, वाई स्टार ए बराबर बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ग्रुप जी में अद्वितीय हल रखते हैं। ठीक है ना? मैं कह रहा हूं कि यदि जी स्टार एक ग्रुप है तब ये जो समीकरण है ना, ए स्टार एक्स बराबर बी और वाई स्टार ए बराबर बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, मतलब जो आपको ए बी लेने हैं वो कहाँ से लेने हैं? जी से लेने हैं। और यही क्या है, इस ग्रुप जी में अद्वितीय हल रखते हैं। अब वो अद्वितीय हल किस तरह रखते हैं, देखो ध्यान देना कि मान लो मैं एग्जाम्पल की बात करूं, इसी में किसकी बात कर रहे हैं? एग्जाम्पल की। और ये जो एग्जाम्पल हम मान रहे हैं, मान लो यही मान लो, जैसे 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा ले लिया, 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा ले लिया। अब इनमें देखो, सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी? ए स्टार एक्स बराबर बी है। अब मैंने कहा था कि दोनों ए बी कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? अरे जी में बिलोंग कर रहे हैं ना। और दोनों ए बी अगर जी में बिलोंग कर रहे हैं तो मतलब आप यहाँ से कोई दो एलिमेंट ले लो। अब मान लो आपने एक तो 1 ले लिया, ठीक है ना, ए बराबर तो 1 ले लिया और बी बराबर ले लिया आयोटा। अब देखो 1 स्टार एक्स बराबर आयोटा आ गया, संक्रिया गुना काम कर रही है हमारी, तो x बराबर कितना आ गया यहाँ से? अरे सिर्फ आयोटा ही तो आ जाएगा ना। और ये खुद किस में बिलोंग कर रहा है? जी में बिलोंग कर रहा है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। इससे आगे ध्यान देना, दोबारा से मैं क्या कर रहा हूँ कि a बराबर आयोटा ले रहा हूँ और b बराबर क्या ले लिया मैंने? 1 ले लिया। यहाँ पर a बराबर आयोटा और b बराबर क्या ले लिया? 1 ले लिया। और ये लेने पर अब आप ध्यान देना पुणे, यही फिर से हम काम कर रहे हैं। देखो आयोटा स्टार x बराबर 1 हो गया भाई, इसके लिए तो काम कर रहे हैं ना। तो आयोटा स्टार x बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है ना। अब ध्यान देना, देखो ये गुना संक्रिया है तो मतलब कुछ इस तरह है, आयोटा इंटू एक्स आ गया बराबर 1 है, तो x बराबर कितना आ गया? 1 आयोटा। और 1 आयोटा को हम क्या करते हैं? अरे ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन कर देते हैं, आयोटा से परमीकरण कर देते हैं। ऊपर तो रह गया आयोटा और नीचे आ गया माइनस का आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1 होता है। तो ये कितना आ गया? माइनस का आयोटा इज आल्सो बिलोंग्स टू जी हो गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? देखो जब a 1 आयोटा लिया तो आयोटा आ गया, जब इनको आयोटा 1 कर दिया तो माइनस आयोटा आ गया। मतलब हमेशा ये क्या करते हैं? एक अद्वितीय हल रखते हैं।
तो इसको आपको क्या करना है, याद रख लेना है, ठीक है ना। ये आपको प्रतिबंध सीधे पूछे भी जाते हैं। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट प्रतिबंध की अगर बात की जाए तो अगला प्रतिबंध क्या कहता है, ये कहता है कि यदि जी स्टार सेमी ग्रुप है, जी स्टार सेमी ग्रुप है तथा समीकरण ए स्टार एक्स बराबर बी और तथा बी स्टार तथा वाई स्टार ए बराबर बी अद्वितीय हल है के अद्वितीय हल हैं, तब जी स्टार क्या होगा, ग्रुप होगा। भाई आप एक बात बताओ, ये खुद अद्वितीयता को तो संतुष्ट कर ही रहा है, यूनिकनेस तो है ही है इसमें, ठीक है ना। और यूनिकनेस है तो पहले हम जो ग्रुप के कुछ नियम हम पढ़ रहे थे उसमें मैंने पहले ये बताया था कि ग्रुप का जो तत्समक है वो अद्वितीय होता है और प्रतिलोम भी क्या होता है, अद्वितीय होता है। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि अगर जी स्टार सेमी ग्रुप है और ये जो ए स्टार एक्स बराबर बी और वाई स्टार ए बराबर बी के अद्वितीय हल हैं, तब हमारा जी स्टार क्या होता है, ग्रुप होता है। सहचारी तक तो यहाँ हो गया और इन दोनों की सहायता से हम कह सकते हैं कि जरूर ये तत्समक और प्रतिलोम को भी क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। और इनको अगर ये संतुष्ट कर रहा है तो हम कह देंगे कि ये क्या होगा, ये के ग्रुप होगा। क्या होगा, ये के ग्रुप होगा। बताओ कोई दिक्कत है कि यहाँ तक नहीं है ना। अब ध्यान देना, अब मैं कह रहा हूँ जो हमारा नेक्स्ट नियम है वो क्या कहता है, देखो अगला नियम देखना, यदि जी स्टार ग्रुप है, यदि जी स्टार ग्रुप है तथा ए बी का होल स्क्वायर बराबर दे दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, मतलब हमारा जी स्टार तो कोई ग्रुप हो गया और ए बी का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी हो गया। तब ग्रुप जी स्टार क्या होगा, आबेली ग्रुप होगा। तब ग्रुप जी स्टार आबेली ग्रुप होगा। अब बताओ समझ तो गए होंगे भाई, ग्रुप है, ग्रुप तक तो हम पहचान गए कि इसमें देखो द्विआधारी संक्रिया भी संतुष्ट हो रही है, ये सहचारी भी है, ये तत्समक भी है, इसमें प्रतिलोम का भी अस्तित्व है। जो नंबर 4 हमारा बचा हुआ है वो कौन है, क्रम विनिमयता। भाई यहाँ तक तो चारों नियम हो गए हमारे, संतुष्ट ग्रुप हो गया। आबेली ग्रुप होने के लिए कौन चाहिए हमें, क्रम विनिमयता चाहिए। अगर ये क्रम विनिमयता है तो मतलब ये आबेली ग्रुप होगा। और क्रम विनिमयता कौन दिखाता है, ये दिखा रहा है कि ए बी का होल स्क्वायर बराबर किसके है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। तो ये खुद क्या दिखाता है, क्रम विनिमयता दिखाता है। अब कैसे दिखाता है आप देख भी सकते हो इसका, अगर प्रूफ की बात की जाए तो इधर ध्यान देना। देखो अगर इसके प्रूफ की बात करें तो हमको क्या गिवन है कि ए बी का होल स्क्वायर बराबर कितना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना। इस ए बी के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए बी इंटू ए बी लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए और बी इंटू बी, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये बन गया ए बी बराबर ए बी बी। और इसी में अगर हम निरसन नियम लागू कर दें तो देखो ए से ए गया और बी से बी गया, तो यहाँ बच गया हमारा बी ए बराबर ए बी आ गया। और बी ए बराबर ए बी खुद किसको शो करता है, यहाँ पर क्रम विनिमयता को दर्शाता है। और ये क्रम विनिमय हो गया, देखो जी स्टार ग्रुप तक तो है ही है और इस नियम से ये खुद क्या हो गया, क्रम विनिमय हो गया।
अब क्रमबिन में भी हो गया तो हम कह देंगे कि ग्रुप जी स्टार क्या होगा, यहाँ पर आबेली ग्रुप होगा। ग्रुप जी स्टार यहाँ पर क्या हो गया, आबेली ग्रुप हो गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आपको? अरे नहीं है ना। अब देखो नेक्स्ट प्रतिबंध इसका क्या कहता है। देखो अगला प्रतिबंध इसका क्या कह रहा है, ये होता है, ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि समकोटि के प्रत्येक ग्रुप में, समकोटि के प्रत्येक ग्रुप में तत्समक अवयव के अतिरिक्त, तत्समक अवयव के अतिरिक्त, समकोटि के प्रत्येक ग्रुप में तत्समक अवयव के अतिरिक्त एक ऐसा अवयव भी होता है, एक ऐसा अवयव भी होता है, तत्समक अवयव के अतिरिक्त एक ऐसा अवयव भी होता है जो स्वयं का प्रतिलोम होता है, प्रतिलोम होता है। मतलब मान लो कि जितने भी हमारे समकोटि के ग्रुप होते हैं ना, अब हमें ये तो पता है भाई ग्रुप कोई सा भी हो, अगर हम बात करें किसकी, भाई कोई सा भी ग्रुप हो उसमें तत्समक अवयव का प्रतिलोम तो वो खुद होता ही है। लेकिन समकोटि के ग्रुप में ये बात हमेशा ध्यान रखना कि इस तत्समक अवयव के अलावा भी एक ऐसा अवयव आपको जरूर मिल जाएगा जो मतलब जिसकी जो प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, वो खुद स्वयं होगा। जैसे देखो अगर एग्जाम्पल के लिए बात करें तो ध्यान देना, देखो इसी के एग्जाम्पल में देखो मैं यहाँ पर एक ग्रुप ले रहा हूँ, जैसे ये ले लिया अपना, तो वही ग्रुप चलेगा 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा, ठीक है ना। और जो यहाँ पर संक्रिया है वो क्या दे रखी है, गुना संक्रिया दे रखी है। अब बताओ ये आबेली ग्रुप है और इस ग्रुप की कोटि क्या है, अरे 4 कोटि का ही तो ग्रुप है ना ये। ऑर्डर ऑफ जी बराबर कितना है, 4 है, और 4 खुद क्या है, सम है। तो मतलब ये ग्रुप हमारा किसका है, समकोटि का ग्रुप है। और अगर ये समकोटि का ग्रुप है तो हम क्या देखेंगे, हम कहते हैं कि प्रत्येक समकोटि के ग्रुप में, प्रत्येक समकोटि के ग्रुप में एक तत्समक अवयव के अतिरिक्त एक अवयव ऐसा जरूर होगा जो स्वयं का क्या होगा, प्रतिलोम होगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, अगर इसकी संक्रिया सारणी देखें हम, ये तो हो गया 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा, ठीक है ना। और इधर भी हो गया क्या, 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा, और जो हमारी संक्रिया है वो गुना है, ठीक है ना। संक्रिया सारणी आप अच्छे से जानते हो, बहुत बार हम संक्रिया सारणी बना भी चुके हैं। तो इसकी संक्रिया सारणी क्या होगी, देखो 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, -1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 आयोटा, और ये कितनी हो गई, ये माइनस आयोटा हो गई और ये आयोटा हो गई, ये हो गई माइनस आयोटा -1 और 1 आ गई, ये हो गई माइनस आयोटा आयोटा, और ये हो गई कितनी, 1 और -1, ठीक है ना। ये इसकी क्या होती है, संक्रिया सारणी होती है। देखो 4 कोटि का ग्रुप है, आबेली ग्रुप है, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि भाई हमें तो एक बात बता दो कि इसमें देखो ये तो इसका तत्समक अवयव हो गया 1, क्योंकि 1 की 1 से संक्रिया कराने पर 1 आ गया। अब देखो 1 की 1 से की तब भी 1 आ गया, 1 की -1 से की तब भी -1 आ गया, 1 की आयोटा से की तो आयोटा आ गया, 1 की माइनस आयोटा से की तो माइनस आयोटा आ गया। और हमें तत्समक के लिए ऐसा ही अवयव तो चाहिए था ना, कि जिसकी अगर ग्रुप के प्रत्येक अवयव के साथ क्या कराएं, संक्रिया कराएं, तो वापस से हमें वही अवयव फाइंड हो जाए। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब देखो यहाँ पर देखो, एक तो तत्समक ये रहा, एक तत्समक ये रहा,
एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है ना। ये सभी तत्समक अवयव हो गए। अब देखो इन्हीं से हम प्रतिलोम निकालेंगे। अब बात करें इनमें प्रतिलोम की, किसकी? प्रतिलोम की। तो ध्यान देना यहाँ पर देखो वन का प्रतिलोम वन हो गया, वन का प्रतिलोम वन हो गया। ये तो तत्समक अवयव है, ये तो हमेशा हर एक ग्रुप में रहेगा, ठीक है ना। अब देखो -1 की संक्रिया जब -1 से कराई तो तत्समक आया, तो -1 का प्रतिलोम कौन हो गया? खुद -1 हो गया। आयोटा की संक्रिया जब माइनस आयोटा से कराई तो वन आया, तो यहाँ पर आयोटा का प्रतिलोम कौन हो गया? माइनस आयोटा हो गया। और जब माइनस आयोटा की संक्रिया आयोटा से कराई तो वन आया, तो यहाँ पर देखो माइनस आयोटा का प्रतिलोम कौन हो गया? आयोटा हो गया। तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं आया? अरे आ गया होगा ना, अरे खुद ही देख लो ना। देखो ये तो तत्समक है ही है। मैं कह रहा हूँ कि प्रत्येक जो समकोटि का ग्रुप होता है ना, उसमें तत्समक अवयव को छोड़कर एक अवयव आपको जरूर ऐसा मिल जाएगा, एक अवयव आपको जरूर ऐसा मिल जाएगा जिसका प्रतिलोम वो खुद क्या है? स्वयं में बताओ मिला या नहीं? अरे मिल गया ना। देखो ये वन का तो वन है ही है और एक अवयव ये मिल गया। यहाँ पर देखो आयोटा का माइनस आयोटा है और माइनस आयोटा का आयोटा है, तो ये अलग अलग प्रतिलोम हो गए, ठीक है ना। तो ये हमारा रूल है, कितने? 4 रूल हो गए, या सॉरी प्रतिबंध हो गए, किसके? आबेली ग्रुप के, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, देखो इसका प्रतिबंध क्या कहता है। एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मतलब कुछ अलग भी लगा सकते हो आप इसको, लेकिन एक बार इसको समझना जरूरी है, ठीक है ना। ध्यान देना। देखो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना। ये कह रहा है आपको इसने ए दे दिया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ए आपको एक 2x2 कोटि की मैट्रिक्स दी है 4 5 6 3 4 5 6 3। हल्के में मत लेना इसको, ठीक है ना। और ये बिलोंग कर रही है जर्नल लीनियर ऑफ 2Z7 2Z7 का प्रतिलोम अवयव है, का प्रतिलोम अवयव है। देखो इसका आपको क्या पूछ रहा है? प्रतिलोम अवयव पूछ रहा है। अब हम बेसिकली करते क्या है यहाँ पर? हम यहाँ पर करते क्या है कि भाई ये मैट्रिक्स देखी और सीधा पता लग गया भाई ए मैट्रिक्स है, और हमको तो निकालना है यहाँ पर प्रतिलोम, और सीधा तत्समक देखा और इनवर्स मत देखो। तत्समक सीधा क्या लगा दिया? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए लगा दिया। लेकिन रुकना यहाँ पर, इसमें दे रखा है कि ये जो बिलोंग कर रहा है वो है जर्नल लीनियर ऑफ 2Z7। इसका मतलब ये होता है कि भाई ये तो इसकी कोटि को दर्शाता है कि 2x2 कोटि की है, ठीक है ना। और ये दर्शाता है कि इसमें जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? Z7 से आ रहे हैं। इसमें जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? Z7 से आ रहे हैं, ठीक है ना। और Z7 को आप परिचित हो ही हो इससे, अरे जानते हो ना Z7 को क्या होता है? ये होगा 1 2 3 4 5 और 6, किसके लिए? गुना 7 के लिए। अगर +7 होता तो इसमें हम 0 को भी इंक्लूड कर लेते, ठीक है ना। किसके लिए? गुना 7 के लिए। अब आपको इतना तो पता ही है कि कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसका इन्वर्स निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, ठीक है ना। अब जो हमें जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या दे रखी है? वो दे रखी है 4 5 6 और 3। गुना 7 को आप जानते ही हो, गुना मॉडुलो 7,
इससे भी आप अच्छे से परिचित हो, ठीक है ना। अब देखो, आपको हमेशा इसको सॉल्व करते समय, इन्वर्स निकालते समय आपको गुना 7 का यूज करना है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो संक्रिया है ना वो इस तरह लग रही है, अरे ये संक्रिया लग रही है इसमें गुना करने पर भी। अब आप इसमें जो भी काम करेंगे इनको मद्देनजर रखते हुए ही आपको यहाँ पर काम करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होता है, देखो हम क्या करते हैं, ये माइनस ये करते हैं, तो ये तो हो गया 4 तिया 12 माइनस 6 पंजे 30 हो गया। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, आपको इसको मद्देनजर रखते हुए काम करना है, और जब आप इसको मद्देनजर रखते हुए काम करेंगे तो मतलब देखो हमेशा हम इनमें रिमाइंडर को काम में लेते जाते हैं, जो शेषफल होता है उस पर ही हम वर्क करते हैं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, 12 का मतलब क्या हो गया भाई, इसको अगर हम 7 से डिवाइड करें 12 को तो ये कितना आएगा, 7 एकम 7 और 7 और 5 12, तो ये 5 आ गया माइनस। अब इसको डिवाइड करो 7 के 21 7 चौक 28, मतलब कितना आ गया, 2 बच गया, और ये कितना आ गया, 3 आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, 3 आ गया। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये क्वेश्चन इसीलिए क्या है, यूनिक है थोड़ा, ये क्वेश्चन थोड़ा इसीलिए क्या बन गया, थोड़ा सा हट के एकदम यूनिक बन गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ तक आ गया समझ में, हमेशा याद रखना इस प्रकार के क्वेश्चन में इनको इंक्लूड करते ही इसको सॉल्व करते जाना है, ठीक है ना। अब देखो 2 क्रॉस 2 में तो आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालना भी जानते हो, अरे जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है वो क्या होता है, पढ़ा तो होगा ना, इनको चेंज कर दो, इनका साइन चेंज कर दो, तो देखो ये तो हो गया 3, ये कितना हो गया -5, ये हो गया -6 और ये हो गया 4। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है कि, अरे इनको जानते हो ना, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में तो सीधा ही निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, इनको तो आपस में बदल देना हमेशा, और इनका चिन्ह बदल देना, मतलब प्लस है तो माइनस कर दो और माइनस है तो प्लस कर दो यहाँ पर। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब आ जाओ सर, देखो तो सर महोदय ये हो गया ए इनवर्स बराबर कितना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए मतलब 1/, देखो ये तो 1/3 हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, और ये हो गया 3 -5 -6 और 4। मैंने कहा था हम जो भी यहाँ पर ले रहे हैं वो सभी एक शेषफल की तरह दिख रहे हैं हमें, वो सभी हमारे लिए क्या है, एक शेषफल, एक रिमाइंडर की तरह है, और एक शेषफल की तरह है। तो मैं देखो एक माइनर सा चेंज कर रहा हूँ, और वो चेंज में क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना, देखो सॉरी 1/3 है, तो 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का प्रतिलोम लिख सकता हूँ। 1/3 को 3 का क्या लिख सकते हैं हम, प्रतिलोम लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, देखो ये तो 3 है ही है, चलो एक बात बताओ मुझे, छोटी सी बात है, थोड़ा सा ध्यान दे के बता देना कि भाई मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, चाहे वो मैट्रिक्स से बाहर आ रहे हैं चाहे अंदर आ रहे हैं, वो सभी किसके रूप में काम कर रहे हैं, अरे जितने भी एलिमेंट यहाँ पर आ रहे हैं वो सभी एक शेषफल के रूप में आपको दिख रहे हैं, और वो सभी अगर एक शेषफल के रूप में दिख रहे हैं तो मतलब अगर आप दिमाग लगाओ तो मैं ये कहूँ भाई एक बात बताओ मुझे, गुना मॉडुलो 7 की बात कर रहे हैं, मतलब 7 से तो डिवाइड हो ही रहे हैं। अब चलो ये कहें कि यार ये 3 कैसे आया होगा, ये 3 किस तरह आया होगा, क्या किया होगा कि ये 3 आ गया, तो आप सोचेंगे कि सर हो सकता है यहाँ पर 10 आ गया हो सकता है यहाँ पर पहले 10 हो, 10 को 7 से डिवाइड किया हो, 10 - 7 हो के क्या आ गया हो 3। अरे दिमाग तो लगा सकते हैं ना नॉर्मली, एक लाइटली थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। आप क्या कहेंगे कि सर हो सकता है यहाँ 10 आ गया हो, और 10 को जब हमने 7 से डिवाइड किया तो 3 आ गया शेषफल, ऐसे ही तो करोगे ना, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई ये -5 फिर कैसे आया होगा, तो आपने कहा होगा सर हो ना हो 2 होगा,
और 2 माइनस जब 7 किया तो -5 आया होगा। अरे भाई एक दिमाग लगाना है कि सर यहाँ पर हो सकता है 2 आया होगा, और 2 में से जब 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो जब आके यहाँ पर शेषफल कितना आया, -5 आ गया। तो मतलब यहाँ पर हम -5 की जगह अगर 2 भी लिख दे तो कोई बुराज थोड़ी है, नहीं है ना। अब यहाँ पर -6 आ गया। अब मैं कह रहा हूँ कि चलो बताओ ये -6 कैसे आ गया। अब फिर आपने दिमाग लगाया, सर हो सकता है 1 हो सकता है 1 हो, और 1 में से किसको हमने घटाया होगा, 7 को घटाया होगा, और तब जाके कौन आ गया, -6 आ गया। तो यहाँ पर हम -6 की जगह 1 भी लिख सकते हैं, और 4 को ऐसे ही लिख दो। है ना मज़ेदार क्वेश्चन, अरे है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब ध्यान देना, अब मैं कह रहा हूँ देखो ये भी सॉल्व करना है आपको 3 का इनवर्स। अब 3 का इनवर्स क्या होता है बताओ, 3 का इनवर्स क्या होता है, मतलब 3 का प्रतिलोम। अब प्रतिलोम हम निकालते कैसे हैं कि मतलब मैंने आपको बताया था कि 3 का गुना, भाई प्रतिलोम की कंडीशन यही तो होती थी ना कि A स्टार B बराबर क्या आना चाहिए, E आना चाहिए। तो प्रतिलोम का मतलब है कि 3 का गुना ऐसी कौन सी संख्या से करें गुना 7 कि क्या आ जाए, E आ जाए। और E यहाँ पर कौन है, 1 है। अरे E कौन है यहाँ पर, 1 है, तो मतलब कौन आ जाए, 1 आ जाए। तो 3 का गुना अगर हम 1 से करें तो भी नहीं आएगा, 2 से करें तो भी नहीं आएगा, 3 से करें तो भी नहीं आएगा, 3 3 9 2 आएगा, 4 से करें 3 चौका 12 फिर भी नहीं आएगा। अगर 3 का गुना हम 5 से कर दें, ध्यान देना, अगर 3 का गुना हम किससे कर दें, 5 से कर दें, 5 से कर दें, तो आपको पता है 5 से गुना करते ही 3 5 15 हो गया, और 15 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, मतलब कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर 3 का प्रतिलोम क्या होगा, लिख देना चाहिए यहाँ, अवयव 3 का प्रतिलोम कौन होगा, 5 होगा। अरे 3 का प्रतिलोम कौन हो गया, 5 हो गया ना। और 3 का प्रतिलोम अगर 5 है तो ध्यान देना यहाँ पर क्या लिख दो, ये तो 5 हो गया, और ये आ गया कितना, 3 2 1 और 4 आ गया। हाँ भाई अब बताओ चलो, अब 5 का अंदर गुना करेंगे तो 5 थी, कितना आ गया, 15 आ गया। अब 15 भी नहीं हम ले सकते, अब 15 आ गया तो 7 से डिवाइड कीजिए, 7 दूनी 14, तो एक शेषफल बच गया, तो यहाँ पर 1 आ गया। 5 दूनी 10 आ गया, 7 से डिवाइड एक टाइम होगा तो कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। 5 एकम 5 तो 5 ही आ जाएगा। 5 चौके 20, तो ये होता है 7 दूनी 14, और 14 से 20 तक 6 बच गए, तो यहाँ पर कितना आ गया, 6 आ गया। तो भाइयों, सरो, महोदयों, ये इसका क्या आ गया, प्रतिलोम आ गया। तो इस क्वेश्चन में इस तरह इसका क्या निकालना है, प्रतिलोम निकालना है। तभी मैंने आपको कहा था ये थोड़ा क्या है, यूनिक है, ये थोड़ा क्या है, यूनिक है। सो ध्यान दीजिए, जो हमारा फिलहाल का पॉइंट है वो है क्या, पूर्णांक घात। किसकी बात कर रहे हैं माय डियर, हमें पूर्णांक घात की। तो अब अगर बात करें पूर्णांक घात की तो इधर ध्यान देना, अब हमारा जो पॉइंट है वो है पूर्णांक घात। इंटीग्रल पावर पूर्णांक घात की बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ से आगे जो हम एक पॉइंट पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि किसी भी ग्रुप में जितने भी अवयव होते हैं उन सभी अवयवों की कोटि क्या क्या होती हैं, ग्रुप के अवयवों की कोटि क्या होती है, और उस ग्रुप के अवयवों की कोटि में हम पूर्णांक घात का विशेष उपयोग करेंगे। ठीक है ना। अब देखो, जो हमारी सबसे पहली पूर्णांक घात आती है वो आती है, चलो भाई अवयव ए है, कोई ग्रुप का अवयव क्या है,
ए है। अब उसमें कितने भी अवयव होते हैं अलग अलग, उनका हम क्या निकाल लेंगे, कोटि हम उसी हिसाब से निकाल लेंगे। सबसे पहले हम कह रहे हैं कि अगर इसकी घात 0 हो तो ए की घात 0 को हम हमेशा ई लिखते हैं। ए की घात 0 को हम हमेशा क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं। जहाँ ई क्या है, जहाँ ई ग्रुप का क्या है, तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। जहाँ ई ग्रुप का क्या है, तत्समक अवयव है, तो A0 बराबर ई लिख दिया। जहाँ ई ग्रुप का क्या हो गया, तत्समक अवयव हो गया। ठीक है ना। अब ध्यान देना, नंबर सेकंड की बात करें, अगर नंबर सेकंड की बात की जाए तो ध्यान देना, मैं दूसरा लिख रहा हूं कि ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर देखो ए की घात क्या है, 2 है, और ए की घात 2 है, तो इसको लिखते हैं हम ए स्टार ए। जहाँ एक जो स्टार है हमारी वो क्या है, कोई संक्रिया है। ठीक है ना। अगर नेक्स्ट बात करें नंबर थर्ड, तो वो क्या होता है, ए क्यूब। इसको लिखते हैं हम ए स्टार ए, ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है ना। ऐसे ही चलते चलते अगर बात करें नंबर 4, ए की पावर एन की। भाई आपको जो इंटीग्रल पावर है, पूर्णांक घात है, वो कितनी भी दी हुई हो सकती है। ये हम जब तक लगाते चलते हैं जब तक हमें तत्समक अवयव प्राप्त नहीं हो जाए। ठीक है ना। तो ये क्या होगा सर, ए स्टार कहाँ तक चलना है, एन बार तक चलना है। अरे जितना एन आपको गिवन है उतना ही इसको लेकर चलना है। अब जैसे मान लो, सपोज करो यदि संक्रिया क्या हो, योग हो, या योग संक्रिया हो। अब अगर बात करें कि अगर संक्रिया क्या हो, योग संक्रिया हो, तो ये कैसे होगी कि मतलब आपको दे दिया ए स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे आप ए प्लस ए। मैंने कहा था हम सिर्फ यहाँ पर एक स्टार की बात कर रहे हैं, संक्रिया जो भी होगी उसको लिख दिया जाएगा। ठीक है ना। अब पहली बात तो यहाँ पर योग संक्रिया है, तो ए स्क्वायर बराबर ए प्लस ए हो गया। अब अगर नेक्स्ट हो गया क्या, ए क्यूब आ गया, तो ये कितना होगा, ए प्लस ए आ गया। इसी तरह एन तक आप लिख सकते हैं ए प्लस ए, और कहाँ तक गया, एन बार हो गया, कोई भी एन बार आ गया यहाँ पर। ठीक है ना। अभी ये थोड़ा बोरिंग सा लग रहा होगा, लेकिन जो हमें ग्रुप के अवयवों की कोटि की बात करेंगे वहाँ इसका बहुत मतलब एक अच्छा यूज है, और वहाँ पर आपको पता लगेगा कि हाँ इनका यूज ये है। तो थोड़ा सा क्या रखना है, धैर्य रखना है। क्या रखना है, धैर्य रखना है। ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना कि अगर बात करें, एक ये है ए एम स्टार ए एन, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, ए की संक्रिया हम कितनी बार कर रहे हैं, एम बार कर रहे हैं, और संक्रिया ए की संक्रिया हम कितनी बार कर रहे हैं, एन बार कर रहे हैं। ए की संक्रिया एक तो हमने एम बार कर दी, और एक हम ए की संक्रिया कैसे कर रहे हैं, एन बार कर रहे हैं। तो एम बार भी हो रही है, एन बार भी हो रही है, और देखो एक ही संक्रिया हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई यहाँ पर जो एक ही संक्रिया हो रही है वो क्या हो रही है, एम प्लस एन बार हो रही है। अरे ऐसे हम लिख सकते हैं ना इसको कि भाई ये संक्रिया एम बार हो रही है, ये संक्रिया एन बार हो रही है, तो कुल मिला के एम प्लस एन बार ही तो होगी संक्रिया। भाई ये भी कुछ पद होंगे, ये भी कुछ पद होंगे। अब कुल मिला के कितने हम, ये एम पद हैं, ये एन पद हैं, तो हम क्या कह देंगे कि भाई कुल मिला के ये कितने होंगे, एम प्लस एन पद ही तो होंगे ना। भाई मान लो यहाँ 8 पद हैं, यहाँ 5 पद आ गए, तो आप कैसे कहेंगे सर इसमें कुल मिला के 8 प्लस 5 करके देख लो, 13 पद हैं इसमें कुल। ठीक है ना। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं,
ए की पावर m प्लस n लिख देते हैं। इसी को हम क्या लिखते हैं, ए की पावर m प्लस n लिखते हैं। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। अब देखो जो इसका यूज़ मैं कह रहा था कि इसको यूज़ हम कैसे करेंगे, तो उसकी बात करें तो ध्यान देना। देखो इसको यूज़ कैसे करना है। अब जो हमारा पॉइंट होगा वो है अवयवों की कोटि निकालना। क्या होगा, अवयवों की क्या निकालेंगे, अब हम कोटि निकालेंगे। और अवयवों की कोटि हम किस तरह निकालेंगे, तो वो आप यहाँ ध्यान देना। देखो अब जो हमारा जो पॉइंट है वो है अवयवों की कोटि, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट हमें निकालनी है, अवयवों की कोटि की बात कर रहे हैं। अब देखो ध्यान देना कि अवयवों की कोटि होती क्या है। देखो कोई भी आपको ग्रुप दे दिया, कोई भी आपको ग्रुप दे दिया, जैसे मान लो आपको यही ग्रुप दे दिया जो हम हमेशा से बात करते आए, 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा। और इसमें आपको सीधा क्वेश्चन कर दिया कि भाई चलो ये बताओ कि इसमें जो अवयव आयोटा है इसकी कोटि क्या होगी। अरे रोटी की बात नहीं कर रहा हूँ, कौन है, कोटि, ठीक है ना। तो इसमें क्या कह दिया कि जो ग्रुप जी है इसमें जो अवयव आयोटा है, इस अवयव आयोटा की कोटि क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पेपर में पूछ लिया नहीं, कई बार पूछा भी जाता है। तो अब इसमें ध्यान देना, जो अवयव की कोटि निकालते हैं तो इसमें लिखना कि किसी ग्रुप जी के अवयव ए की कोटि, किसी ग्रुप जी के अवयव ए की कोटि n होती है, n होती है। किसी ग्रुप जी के अवयव ए की कोटि क्या होती है, n होती है। जहां जो मुद्दे की बात है वो ये है, जहां n वह छोटी से छोटी, जहां n वह छोटी से छोटी धनात्मक, छोटी से छोटी धनात्मक पूर्णांक होता है, या छोटा से छोटा लिख दो ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का हो गया, ठीक है ना, कंफ्यूज हो जाओगे। तो n वह छोटा से छोटा धनात्मक पूर्णांक होता है जहां a की पावर n बराबर क्या आ जाए, e आ जाए। मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे आपने कोई भी ग्रुप ले लिया और उस ग्रुप में से आपने एक अवयव उठा लिया, तो ये क्या कहता है कि उस अवयव की अगर आप कोटि निकालना चाहते हो ना, तो उसकी जो घात है वो n लेनी है। भाई वही तो कोटि होगी ना जो उसकी घात होगी। लेकिन अब मुद्दा या सवाल ये उठता है कि सर आपने कह दिया कि चलो n लेनी है, अब n है तो कोई संख्या ही धनात्मक पूर्णांक है, तो वह पूर्णांक होना कौन सा चाहिए, कौन से को लें हम n। भाई n की जगह तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी। अरे लें किसको हमें, जिसे हम कोटि यहाँ दिखा दें, कौन सा n लेना है हमें। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको वह n लेनी है, वह संख्या लेनी है जिसको लेने पर क्या मिल जाए, e मिल जाए। और e का मतलब क्या है, अरे तत्समक अवयवी तो है ना ये। मतलब आपको a को जितनी बार गुना करना है जब तक हमें तत्समक अवयव प्राप्त नहीं हो जाए, और जिस घात पर हमें तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए वही घात उसकी क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी।
ठीक है ना। इसे लिख देना चाहे, इसे ऑर्डर ऑफ ए बराबर n से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। जहां n अवयव ए की, जहां n अवयव ए की क्या होती है, कोटि होती है। जहां n अवयव ए की कोटि होती है, जो n है ना वो इस अवयव ए की क्या होती है, कोटि होती है। अब देखो एग्जाम्पल के लिए जो हम अभी बात कर रहे थे, मैंने आपको लेके बताया भी था कि ये हमारा कोई क्या है, ग्रुप है, और इसके अवयव 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब मैं कह रहा हूँ कि इस ग्रुप में हमें ये बताना है कि प्रत्येक अवयव की अलग अलग जो कोटि होंगी वो क्या क्या होंगी, और कोटि निकालनी है। तो ध्यान देना, मैंने कहा था आपसे कि जैसे मान लो एक की कोटि निकाल रहे हैं हम, एक खुद। वैसे यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर हमारा तत्समक अवयव कौन सा है। क्या देखना है कि यहाँ पर हमारा तत्समक अवयव कौन है। तो तत्समक अवयव कौन है, एक है ना इसका गुना संक्रिया के लिए, और तत्समक अवयव एक है। तो अब हमको ये बात समझ में आ गई कि जो या जिस एलिमेंट की या जिस अवयव की हमें कोटि निकालनी है उसको उतनी बार गुना करेंगे, इतना तोड़ेंगे उसको, इतनी बार गुना करेंगे जब तक हमें 1 प्राप्त नहीं हो जाए। इतनी बार गुना करेंगे जब तक हमें 1 प्राप्त नहीं हो जाए। ठीक है ना। अब देखो भाई, एक का तो आपको पता है, एक तो तत्समक अवयव है, तो इसकी तो बात ही छोड़ो। तो इसका तो ऑर्डर हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। अब दूसरा देख लो, -1। -1 का गुना जब हम -1 से करते हैं तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। मतलब देखो भाई, हमने यहाँ पर -1 का 2 बार गुना किया, तब कौन आया, 1 आया। अरे हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि -1 की पावर 2 लेने पर हमें कौन मिला, 1 मिला, और 1 खुद तत्समक अवयव है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर ऑर्डर ऑफ -1 कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब आप तो सिंपली ऐसे समझ लो कि जितनी बार गुना करने पर आपको तत्समक मिल रहा है वही उसका क्या होगा, कोटि होगी। ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, नंबर थर्ड अगर आयोटा की बात करें तो आयोटा गुना आयोटा गुना आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1। हमें कौन चाहिए, 1 चाहिए, फिर गुना आयोटा कर दिया। देखो ध्यान देना, इससे तो -1 आ गया, यहाँ तक तो -1 आ गया। फिर इस -1 का गुना जब हमने आयोटा से किया तो माइनस आयोटा आ गया, लेकिन हमें तो +1 चाहिए ना। अब देखो यहाँ तक कौन आ गया, माइनस का आयोटा आ गया। यहाँ तक तो -1 आ गया, इसका और इसका किया तो माइनस आयोटा आ गया। अब माइनस आयोटा का गुना जब आयोटा से करते हैं हम, जब इनका गुना हमने किया तो ये दोनों देखो, माइनस आयोटा गुना आयोटा कितना होगा, माइनस का आयोटा स्क्वायर खुद ऑलरेडी -1 होता है, तो -1 कितना हो गया, +1। तो इनसे क्या आ गया, हमारा 1 आ गया। तो अब देख लो ये क्या कह रहा है कि आयोटा की पावर जब हमने 4 ली तब जाके हमें कौन प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। ठीक है ना। मतलब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ आयोटा कितना है, 4 है। अरे 4 बार ही तो गुना किया है ना, 4 बार गुना करने पर ही हमें क्या मिला है, तत्समक अवयव मिला है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ध्यान देना, जैसे माइनस आयोटा का गुना माइनस आयोटा से किया, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और आयोटा स्क्वायर फिर से कितना आ गया, ये -1 आ गया, लेकिन हमें कौन चाहिए, 1 चाहिए। फिर इसका गुना पुनः हमने माइनस आयोटा से किया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 गुना आयोटा कितना आ गया, अरे आयोटा ही आ गया ना। तो हमें क्या चाहिए, अरे हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए।
अब हमने फिर से क्या किया, इसका गुना माइनस आयोटा से फिर कर दिया, और देख लो आयोटा गुना माइनस आयोटा क्या होता है, अरे 1 ही तो होता है ना। आयोटा स्क्वायर -1 और ऑलरेडी माइनस है तो ये 1 आ गया। तो इनसे क्या प्राप्त हो गया, 1 हो गया। मतलब आयोटा को भी हमने 4 बार गुना किया तब 1 आया, और माइनस आयोटा को भी हमने 4 बार गुना किया तब जाके क्या मिला, 1 मिला। ठीक है ना। तो इसका मतलब भी हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस आयोटा की पावर 4 लेने पर हमें क्या मिला, 1 मिला। तो ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है ना। अब देख लो इसमें सबके अलग अलग ऑर्डर आ गए। देखो तत्समक का 1 आ गया, -1 का ऑर्डर 2 आ गया, आयोटा का 4 आ गया, और माइनस आयोटा का कितना आ गया, 4 आ गया। तो इस तरह आपको क्या निकालना है, अलग अलग अवयवों के क्या निकालने हैं, अरे क्या निकालने हैं, ऑर्डर निकालने, कोटि निकालनी है। जैसे बात करें अगर एक एग्जाम्पल और लें, एक क्या तुम के तो 1000 एग्जाम्पल ले लें, तुम तो बस बोल दो। देखो सर इधर ध्यान दो, एक हमने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे ये है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, क्या है ये, इकाई के घनमूल, इकाई के घनमूल। इनसे क्वेश्चन बहुत पुट होते हैं। जैसे आपको कह दिया कि जो इकाई के घनमूल है उनमें से बताओ कौन आवेली ग्रुप होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन इन इकाई के घनमूलों से आ जाते हैं। ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें कह रहा है कि ये प्रत्येक अवयव की आपको अलग अलग कोटि बतानी है, कि भाई सब में से सबकी अलग अलग कोटि क्या होगी। अब सबकी आपको जब अलग अलग कोटि बतानी है तो भाई चलो लग जाओ काम पर, बताओ। सबसे पहले अगर 1 की बात करें तो देखो 1 तो खुद मैंने कहा था तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, तत्समक अवयव। अब देखो गुना संक्रिया है इसमें। अब गुना संक्रिया के लिए जो हमारा तत्समक अवयव है वो कौन है, 1 है। अब तत्समक अवयव जब 1 है तो 1 का ऑर्डर तो फिक्स ही है, वो तो 1 ही होना है, 1 का ऑर्डर तो 1 ही होना है। अब ओमेगा को लेकर बैठ जाओ, चाहिए हमें 1, इतनी बार गुना करेंगे, कितनी बार, इतनी बार गुना करेंगे कि कितना आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है ना। अब देखो गुना करते चलो, ओमेगा का गुना ओमेगा से करा, ओमेगा स्क्वायर आ गया, कोई मतलब वाली बात नहीं है। फिर गुना और किससे किया, ओमेगा से किया। देखो ध्यान देना कि यहाँ तक तो आया था हमारा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ तक आ गया हमारा ओमेगा क्यूब। और आप इसमें जानते भी होंगे कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है। ओमेगा क्यूब तो क्या होता है, 1 होता है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है। ठीक है ना। अब देखो ओमेगा क्यूब खुद कितना होता है, 1 होता है, तो मतलब यहाँ पर जब हमने ओमेगा का 3 बार गुना किया तो हमें कौन मिल गया, 1 मिल गया। मतलब हम लिख देंगे ओमेगा की पावर 3 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। और 1 खुद क्या है, तत्समक अवयव है, और 1 अगर तत्समक अवयव है तो यहीं से हम लिख देंगे कि ऑर्डर ऑफ ओमेगा बराबर कितना है, 3 है। इस ग्रुप में ऑर्डर ऑफ ओमेगा कितना होगा, 3 होगा। ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, अब ओमेगा स्क्वायर की बात करें तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर किया, तो देखो जब हमने ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर किया तो कहीं ना कहीं इनको गुना करने पर ओमेगा की पावर 4 आ गया, कहीं ना कहीं कितना आ गया, ओमेगा की पावर 4 आ गया। और ओमेगा की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब खुद 1 होता है, तो मतलब इसका मान कितना आ गया, ओमेगा आ गया केवल। लेकिन हमें सिर्फ ओमेगा चाहिए क्या, नहीं चाहिए ना, हमें कौन चाहिए अरे कौन चाहिए, 1 चाहिए ना। एक बार और कर दिया गुना, ठीक है ना। ओमेगा स्क्वायर से फिर से गुना कर दिया, और ध्यान देना जब इनका हमने फिर से गुना किया तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, ओमेगा क्यूब आ गया। और ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1। तो मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि 3 बार गुना करने पर हमें क्या मिल गया,
1 मिल गया। 3 बार गुना करने पर हमें फिर से कौन मिल गया? 1 मिल गया। और अगर 1 मिल ही गया तो अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि सर ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 लेंगे तो कौन आ गया? 1 आ गया। और ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 लेने पर 1 आ गया तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर कितना होगा? 3 होगा। ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया? 3 आ गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? अरे है क्या? नहीं है ना? नहीं है तो चलो एक बात बताओ, एक एग्जांपल और मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये बता दो, जैसे ये ले लें हम Z5 ले लो, चलो 7 तो ज़्यादा हो जाएगा। Z5 गुना 5 की बात कर रहा हूँ। इसमें आपको प्रत्येक अवयव का क्या बताना है? प्रतिलोम बताना है। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि Z5 गुना के लिए होता क्या है? तो ये तो हो गया कितना? 1 2 3 4। अरे यही एलिमेंट आएंगे ना, 1 2 3 और 4 आ गया। बात कर रहे हैं किसकी? गुना 5 की। और गुना 5 की अगर बात करें, अब शेष वर्ग नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना? किसकी बात कर रहे हैं? गुना 5 की बात कर रहे हैं। और गुना 5 की बात कर रहे हैं तो ये तो आपको पता लग ही गया होगा। मैंने कहा था आपसे, अगर गुना के लिए 1 आ गया तो बेटा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि इसमें तत्समक कौन सा होगा। आपको सीधा 1 दिख रहा है तो तत्समक तो इसका कौन हो गया? सीधा ही लिख दो, तत्समक अवयव 1 होगा। तत्समक अवयव कौन हो गया? 1 हो गया। अब देखो इसमें जो संक्रिया काम कर रही है वो गुना 5 है। और गुना 5 का मतलब क्या है भाई? आपको प्राप्त तो एक ही करना है, आपको प्राप्त तो एक ही करना है। अब ये एक आएगा कैसे? ये एक आएगा कैसे? अब एक कैसे आएगा बताओ? चलो भाई, जैसे एलिमेंट हमने 1 तो तत्समक है ही है, इसको तो हमको छेड़ना ही नहीं है। इसकी तो कोटि क्या होगी? 1 होगी। इसकी कोटि तो 1 हो ही गई, इससे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब नेक्स्ट आ जाओ, अब 2 की बात करें। अब ऑर्डर ऑफ 1 तो 1 हो ही गया, ठीक है। अब देखो 2 की बात करें तो 2 का गुना 5 किससे किया? 2 से किया। ध्यान देना, 2 का गुना 5 किससे किया? हमने 2 से किया तो 2 दूनी 4 आ गया। हमको चाहिए कौन? 1। तो 4 से तो हमारा काम चलेगा नहीं। मतलब हमारा यहाँ तक जो आ रहा है, ध्यान देना, ये कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, क्योंकि लेस देन 5 है ना भाई। 4 क्या है? 5 से छोटा है, तो 4 को तो हम रख ही सकते हैं। अब फिर से और गुना करना पड़ेगा, इंटू फिर 2 कर दिया आपने, तो 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया। अरे भाई यहाँ तक इसका गुना किया तो कितना आ गया? 8 आ गया। तो ये कितना आ गया? 8 आ गया। अब 8 को आप 5 से डिवाइड करो, 1 टाइम होगा और 3 आ गया शेषफल। लेकिन हमें कौन चाहिए? 1 चाहिए ना। तो गुना फिर और कौन कर दिया? फिर और गुना 2 कर दिया। तो 8 दूनी कितना हो गया? अब हमारा कितना हो गया? ये 16 हो गया। अब कितना हो गया? 16 हो गया। और अब अगर 16 हो गया तो फिर इसको 5 से डिवाइड करो, तो 5 दिया कितना होता है? 15। शेषफल 1 बच गया, तो यहाँ पर कितना आ गया? 1 आ गया। मतलब हमने 2 का जो गुना मॉड्यूलो 5 2 से हमने 4 टाइम किया, तब जाके हमें कौन फाइंड हो गया? 1 मिल गया। और अब अगर हमें 1 मिल गया तो हम क्या कह देंगे कि 2 की पावर 4 पर हमें 1 मिला है। तो ऑर्डर ऑफ 2 कितना आ गया? 4 आ गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? बोलो सच्चे दरबार की जय। ठीक है ना? अब ध्यान देना, 2 का काम हो गया। अब 3 को संभाल लो। 3 का गुना मॉड्यूलो 5 3 से किया तो ये कितना आ गया? 9 आ गया। ये कितना आ गया? 9 आ गया। और 9 क्या हमको 1 दिला देगा? अरे 9 हमको 1 दिला देगा क्या? बिल्कुल नहीं दिलाएगा। 5 से डिवाइड करोगे आप इसको, और 5 से डिवाइड करोगे तो क्या करोगे? 4 आ रहा है। हमें कौन चाहिए? 1 चाहिए। अपना जो मुख्य ध्यान है, अपनी जो नज़र है, वो किस पर है? 1 पर। ठीक है ना? अब ध्यान देना,
फिर से गुना मॉडुलो 5 किससे करा दिया, 3 से, तो 9 तिया कितना आ गया, 27 आ गया। तो ये कितना आ गया, 27 आ गया। क्या 27 से हमें 1 प्राप्त हो जाएगा? अरे हो रहा है क्या हैं? 3 से भाग देना, 3 7 21, 3 8 24, 3 नाम, अरे सॉरी 5 से करना है ना, तो 5 3 15, 5 चौक 20, 55 25, 26 27, तो 2 आ रहा है, तो इसमें भी 1 नहीं मिल रहा। तो अब क्या करना है, गुना मॉडुलो 5, फिर 3 से कर दो। सोचो 27 तिया कितना होता है, अरे कितना होता है 27 तिया, 81, ठीक है ना। ये कितना हो गया, अब 27 तिया हो गया कितना, 81 हो गया। अब बताओ 81 से हमें 1 मिल रहा है क्या, ऑफ कोर्स मिलेगा। अरे 5 का 80 तक तो जाएगा ही, ठीक है ना। तो 80 तक अगर 5 का जा रहा है तो मतलब 1 रह गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, और 1 आ गया मतलब 3 की घात 4 पर ही कितना मिल रहा है हमें, 1 मिल रहा है। 3 की घात 4 पर हमें कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और 3 की घात 4 पर 1 मिल रहा है, तो हम यहाँ कह देंगे कि जो ऑर्डर ऑफ 3 है वो भी कितना होगा, 4 होगा। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 3 भी कितना होगा, 4 होगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अब 4 की निकाल के देख लो, चलो 4 गुना मॉडुलो 5 4 से किया, तो 4 चौका कितना होता है, 16, और 5 तिया हो गया 15, 4 चौका 16 और 5 तिया 15, तो मतलब 1 बच गया यहाँ, तो सीधा ही 1 आ गया। मतलब 4 का स्क्वायर करने पर ही हमें 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ 4 बराबर कितना है, 2 है। ऑर्डर ऑफ 4 ही कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। तो कुल मिला के ये हैं किसी ग्रुप के अवयवों की कोटि निकालना। किसी ग्रुप के अवयवों की क्या निकालना, कोटि निकालना। तो इस तरह हम किसी भी ग्रुप में कोई भी अगर आपको अवयव दे दिया जाए XYZ, उसकी कोटि आप इस तरह अलग अलग निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब देखो इसी के 2 एक पॉइंट हैं, वो भी लिख लो। लिखो, स्टार बना के लिख देना। किसी भी ग्रुप में अवयव की कोटि, किसी भी ग्रुप में अवयव की कोटि सदैव ग्रुप की कोटि, अवयव की कोटि सदैव ग्रुप की कोटि के बराबर या उससे क्या होती है, कम होती है। बराबर होती है या उससे क्या होती है, कम होती है। तो ये तो हो गया इसका नियम नंबर फर्स्ट हो गया। तो नियम नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि देखो आप निकाल के देख लेना कि जितने भी आप अवयवों की कोटि निकालेंगे, हमेशा याद रखना वो हमेशा ग्रुप की कोटि के या तो बराबर होंगे या उनसे क्या होंगे, कम होंगे। या तो बराबर होंगे या उनसे क्या होंगे, कम होंगे। नंबर सेकंड जो रूल इसका क्या कहता है, ध्यान देना, ये कहता है कि ऐसे लिख दो, प्रत्येक अवयव की कोटि का ग्रुप की कोटि में क्या पूरा भाग जाता है। प्रत्येक अवयव की कोटि का ग्रुप की कोटि में क्या होता है, पूरा भाग जाता है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब देखो एक बात और बताऊँ मैं आपको, जैसे आपको कोई मान लो संक्रिया सारणी दे दी
और उस संक्रिया सारणी के अकॉर्डिंग आपसे पूछ लिया कि चलो भाई ये बताओ, ये हटा दूँ इसको, कोई भी आपको संक्रिया, अब ये तो आपको पता लग गया, इस तरह आपको अवयव मिल गए और यहाँ से आप ग्रुप की कोटि निकाल सकते हो। लेकिन सपोज करो सीधी आपको संक्रिया सारणी दे दी और तब पूछ लिया कि चलो ये बताओ कि यहाँ पर ग्रुप की कोटि या ग्रुप के किसी भी अवयव की कोटि पूछ ली, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। तो ध्यान देना, देखो मैं एक संक्रिया सारणी बना रहा हूँ और इसी से आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। यहाँ ई हो गया पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, और यहाँ भी कितना है ई पी क्यू आर एस और टी आ गया, ठीक है ना। अब देखो इसमें जो संक्रिया हो रही है ये तो सेम आ गया, ई पी क्यू आर एस टी, और यहाँ भी पी क्यू आर, क्योंकि इसका तत्समक कौन है, ई है, ठीक है ना। अब आ गया पी क्यू ई टी आर एस, क्यू ई टी आर एस आ गया, ठीक है ना। अब दे दिया ई पी एस टी आर, ई पी एस टी आर, उससे अगला दे दिया एस टी ई पी क्यू, एस टी ई पी क्यू, और इससे अगला दे दिया आपको टी आर क्यू ई पी, टी आर क्यू ई पी, और इससे अगला दे दिया आर एस पी क्यू ई, आर एस पी क्यू और ई दे दिया, ठीक है ना। और अब आपसे पूछ लिया कि इसमें आपको या तो प्रत्येक अवयव की पूछ ले या पर्टिकुलर किसी एक अवयव को दे, जैसे ये आपको संक्रिया सारणी के बने और आपसे कह दिया कि चलो भाई किसी एक अवयव की क्या बताओ, कोटि बताओ कि भाई उसकी कोटि क्या होगी। तो किसी एक अवयव की कोटि निकालने के लिए देखो हमें ये तो पता है कि इसका जो तत्समक अवयव है वो ई है, यहाँ भी ई आ गया, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, ये ई हो गया और एक ये ही हो गया। मतलब यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति में क्या है, तत्समक अवयव विद्यमान है। मैंने कहा था आपको कि जब भी आप, जैसे मान लो आपको पूछ लिया कि अवयव पी की कोटि क्या होगी, अवयव पी की कोटि क्या होगी, तो हम क्या करते हैं कि भाई पी से इतनी बार गुना करते हैं कि जब तक हमें ई या तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड नहीं हो जाए। अब देखो ध्यान देना, देखो पी का गुना एक बार पी से किया, पी का गुना पी से किया तो कौन आ गया, क्यू। अरे यही तो संक्रिया हो रही है ना भाई, जो संक्रिया हो रही है या कि इससे हो रही है तब ये आ रहा है। अब कैसी गुना तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो भी संक्रिया इसमें काम कर रही है वो कुछ ना कुछ तो आधार पर कर ही रही है, ठीक है ना। अब देखो पी की पी से की तो क्यू आ गया, तो देखो यहाँ तक तो कितना मिल रहा है, क्यू मिल रहा है। फिर इसकी संक्रिया फिर से पी से की, मतलब अब जो देखो पी की पी से की क्यू आ गया, लेकिन क्यू तो हमें नहीं चाहिए। अरे क्यू चाहिए क्या, नहीं चाहिए ना। तो क्यू की फिर से पी से कर दी, तो क्यू की फिर किससे हो गई, पी से हो गई, तो अब ई आ गया, तो अब कौन आ गया, ई आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ पी बराबर कितना होगा, 3। अरे पी को 3 बार ही तो गुना किया है तभी तो ये आया है ना, तो यहाँ पर हम कह देंगे कि ऑर्डर ऑफ पी कितना होगा, 3 होगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब देखो नेक्स्ट ध्यान देना, अगला अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि अवयव क्यू की कोटि, अवयव क्यू की कोटि मतलब संक्रिया सारणी से किस तरह हम कोटि निकालते हैं। तो अगर आप बात करें अवयव क्यू की कोटि, तो देखो क्यू का गुना जब क्यू से किया तो पी आ गया, क्यू का गुना जब क्यू से किया तो कौन आ गया, पी आ गया। लेकिन हमें पी थोड़ी चाहिए, अरे नहीं चाहिए ना, हमें कौन चाहिए, अरे हमें तो भाई ई चाहिए, हमें तो ई चाहिए। अब ये पी आ गया,
अब P का गुना फिर Q से किया, तो P का गुना जब फिर किससे हुआ, Q से हुआ, तो कौन आ गया, E आ गया। मतलब अब हमें यहाँ पर E प्राप्त हो गया। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ Q बराबर कितना होगा, 3 होगा। ऑर्डर ऑफ Q कितना हो गया, 3 हो गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब देखो अवयव R की कोटि, अवयव R की कोटि, तो अवयव R की कोटि निकालो। चलो देखो R का गुना जब हमने R से किया, R का गुना जब हमने R से किया तो कौन आ गया, अरे इसमें तो सीधा E आ गया, क्या बात है। तो मतलब ऑर्डर ऑफ R बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद अवयव S की कोटि, तो अवयव S की कोटि क्या होगी बताओ। S की संक्रिया जब हमने S से की तो कौन आ गया, अरे हाँ इसमें भी ये आ गया ना, तिरछा सा गया, ये रहा। S की संक्रिया जब S से कराई तो हमने कौन आ गया, ये आ गया। मतलब S का गुना S से कराने पर ये आ गया। तो ऑर्डर ऑफ S बराबर कितना है, 2 है। अब T देख लो, T की भी संक्रिया T से कराई तो E आ गया। तो इसका मतलब अवयव T की कोटि कितनी होगी, T गुना T, तो कितना आ गया, E आ गया। ऑर्डर ऑफ T बराबर 2 आ गया। अब ये मत कह देना सर इसमें गुना तो हो ही नहीं रहा, जो भी संक्रिया है भाई, मैं ये नहीं कह रहा आप स्टार मान लो चाहे इसको, अगर गुना भी नहीं मानो तो स्टार मान लो, कहीं सर पड़ जाओ, ठीक है ना। तो इस तरह मान लो चाहे संक्रिया, जैसे भी इसमें जो भी संक्रिया हो रही है, तो कुल मिला के वो तो मैंने सीधा आपको जैसे कोई समुच्चय दे दिया, संक्रिया दे दी, उससे कैसे आपको कोटि निकालनी है। और अगर इस तरह आपको संक्रिया सारणी मिल जाए तो उसके हिसाब से हमें कोटि कैसे निकालनी है, तो इन दोनों को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी अवयवों की कोटि की कहानी क्या होती है, समाप्त होती है। बताओ कोई दिक्कत है क्या, अरे नहीं है ना। और शायद मुझे लगता है कि अवयवों की कोटि आपकी कंप्लीटली समझ में आ भी गई होगी अच्छे से, अरे आ गई ना अच्छे से समझ में। अब अगला देखो, नेक्स्ट ध्यान देना, अगला हम पढ़ रहे हैं टॉर्सन ग्रुप। क्या पढ़ रहे हैं, टॉर्सन ग्रुप, जिसको हम हिंदी में भी यही कहते हैं, टॉर्सन ग्रुप। तो टॉर्सन ग्रुप क्या कहता है कि यदि किसी ग्रुप जी में प्रत्येक अवयव की कोटि अगर परिमित है तो उसको हम क्या कहते हैं, टॉर्सन ग्रुप कहते हैं। तो लिख देना इसकी डेफिनेशन, यदि, और ये हम बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल तो देख ही चुके हैं, यदि किसी ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि, यदि किसी ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि क्या हो, परिमित हो, तो वह ग्रुप क्या कहलाता है, टॉर्सन ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, टॉर्सन ग्रुप कहलाता है। बताओ कोई दिक्कत है क्या। अब एग्जाम्पल तो आप बहुत सारे देख चुके हो, अभी हम पढ़ रहे थे, जैसे वो देखा था ना Z5 गुना 5, ये सब क्या है, टॉर्सन ग्रुप ही तो है ना। देख लिया आपने, देखा भी था ना प्रत्येक अवयव की कोटि क्या थी ना, उनमें परिमित थी। जैसे वो देखा था 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा गुना संक्रिया के लिए, अरे वो भी तो ऐसे ही था ना, 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा और संक्रिया गुना है। तो ये भी क्या हो गया, टॉर्सन ग्रुप हो गया, ठीक है ना। नंबर सेकंड आता है इसमें, वो आता है टॉर्सन फ्री ग्रुप, टॉर्सन फ्री ग्रुप, जिसको हम कहते हैं क्या, टॉर्सन मुक्त ग्रुप,
टॉर्सन मुक्त ग्रुप कहते हैं। अब ये क्या होता है, तो ये कहता है कि अगर किसी ग्रुप में कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें अगर तत्समक अवयव को छोड़कर सभी अवयवों की कोटि क्या होनी चाहिए, अपरिमित होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें आप लिख भी सकते हो, यदि किसी ग्रुप में तत्समक अवयव को छोड़कर, यदि किसी ग्रुप में तत्समक अवयव को छोड़कर सभी अवयवों की कोटि क्या हो, अपरिमित हो। यदि किसी ग्रुप में तत्समक अवयव को छोड़कर अगर सभी ग्रुपों की सभी अवयवों की कोटि क्या हो, अपरिमित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, टॉर्सन फ्री ग्रुप। तो वह टॉर्सन मुक्त ग्रुप कहलाता है। ग्रुप कहना एक आदत हो गई नहीं, इसको भी हम क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल क्या लोगे आप बताओ। जैसे ये ले लिया आपने Z+, ठीक है ना। अब Z+ में देख लो, इसका जो तत्समक अवयव होता है, इसका जो तत्समक अवयव होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है। अब एक बात बताओ, केवल इस भाई 0 की कोटि तो 1 होगी, मैंने कहा था तत्समक की तो जिक्र ही नहीं करना है। क्या इस Z में कोई और ऐसा एलिमेंट है, अवयव है, जिसकी आप संक्रिया कराने पर आप 0 ले आओ। जैसे 1 की संक्रिया 1 से कितनी भी बार करा दो, कभी क्या 0 आएगी, कभी नहीं आएगी। -1 की करा दो, क्या कभी 0 आ सकती है, अरे कभी नहीं आएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, टॉर्सन मुक्त ग्रुप हो गया। क्या हो गया, टॉर्सन मुक्त ग्रुप हो गया। इसमें आप देख लो कि ये जो इसका तत्समक अवयव है ना, इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी अवयव इसमें नहीं है जिसका आप बार बार कितनी भी बार गुना करने पर एक तत्समक अवयव प्राप्त कर सको। बताओ कोई दिक्कत है कि यहाँ तक नहीं है ना। अगला जो हमारा नेक्स्ट आता है, ध्यान देना, वो आता है मिश्रित ग्रुप। क्या आता है, मिश्रित ग्रुप आता है, मिक्स्ड ग्रुप। अब ये मिश्रित ग्रुप या मिक्स ग्रुप क्या कहता है, देखो ध्यान देना। इस मिक्स्ड ग्रुप की ये डेफिनेशन होती है कि इसमें अगर किसी ग्रुप के तत्समक अवयव के अतिरिक्त, अगर किसी ग्रुप में तत्समक अवयव के अतिरिक्त 2 ऐसे अवयव हों जिनमें एक की कोटि परिमित हो और एक की कोटि क्या हो, अपरिमित हो, तो इस प्रकार के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रुप कहते हैं। बताओ समझ में आया या नहीं, तो लिख लो, यदि किसी ग्रुप में तत्समक अवयव के अतिरिक्त, यदि किसी ग्रुप में तत्समक अवयव के अतिरिक्त 2 ऐसे अवयव विद्यमान हों, यदि किसी ग्रुप में तत्समक अवयव के अतिरिक्त 2 ऐसे अवयव विद्यमान हों जिनमें एक की कोटि परिमित तथा दूसरे की कोटि क्या हो, अपरिमित हो। बताओ समझ में आया या नहीं। मतलब इसमें आपको इस प्रकार का ग्रुप लेना है कि जिसमें तत्समक अवयव की तो बात ही नहीं कर रहे हम,
तत्समक अवयव के अतिरिक्त दो ऐसे अवयव होने चाहिए जिनमें एक की कोटि तो परिमित हो और एक की कोटि क्या हो, अपरिमित हो। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल की बात करें, इसमें भी अगर किसकी बात करें, एग्जाम्पल की, तो हमने ये ले लिया R0 गुना, अब देखो गुना के लिए जीरो तो हम ले ही नहीं सकते, ये तो आप भी जानते हो, तो हमने क्या ले लिया, R0 गुना ले लिया। अब R0 गुना में ध्यान देना, देखो गुना के लिए जो हमारा तत्समक होता है, जो हमारा तत्समक अवयव होता है वो कितना होता है, एक होता है। अब एक की तो हम बात कर ही नहीं रहे, जीरो इसमें आएगा नहीं। अब एक के अतिरिक्त देखना, देखो एक -1 है, -1 गुना -1 करने पर एक आ गया, मतलब -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ऑर्डर ऑफ -1 कितना है, 2 आ गया। तो ये तो हो गया परिमित, ये तो हो गया परिमित कोटि का अवयव हो गया। भाई मैंने कहा था कि तत्समक अवयव को छोड़कर दो ऐसे अवयव होने चाहिए जिनमें एक की कोटि परिमित हो और एक की कोटि क्या हो, अपरिमित हो। अब बताओ -1 के अलावा कोई और ऐसा अवयव है जिसकी कोटि परिमित हो जाए, नहीं होगी ना। जैसे 2 ले लो, 2 × 2 करेंगे 4 आएगा, × 2 करेंगे तो ऐसे बढ़ता जाएगा, कभी भी 1 के बराबर नहीं आएगा, ठीक है ना। और 1 के बराबर नहीं आएगा तो ऑर्डर ऑफ, सीधा लिख दो, ऑर्डर ऑफ 2 कितना हो गया, अपरिमित हो गया। ऑर्डर ऑफ 2 कितना आ गया, अपरिमित आ गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। तो ये हमारे 3 प्रकार के ग्रुप हैं, टॉर्सन ग्रुप, क्वेश्चन भी आते हैं इनके, टॉर्सन मुक्त ग्रुप और मिश्रित ग्रुप। टॉर्सन ग्रुप क्या कहता है कि इसमें ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि क्या होनी चाहिए, परिमित होनी चाहिए। टॉर्सन मुक्त ग्रुप क्या कहता है कि इसमें जो ग्रुप है उसके तत्समक अवयव को छोड़कर सभी अवयवों की कोटि क्या होनी चाहिए, अपरिमित होनी चाहिए। और जो मिश्रित ग्रुप है वो क्या कहता है कि भाई इसमें तत्समक अवयव को छोड़कर दो ऐसे अवयव होने चाहिए जिनमें एक की कोटि तो परिमित हो और दूसरे की कोटि क्या हो, अपरिमित हो, ठीक है ना। अब देखो एक गुणधर्म है बहुत ही प्यारा सा, मतलब थोड़ा सा समझना उसको। मतलब ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, यही अक्सर पेपरों में पूछ ली जाती है, ठीक है ना। ये तो है नहीं तुम्हारे लिए कोई मतलब रिटन एग्जाम हो, कोई लंबा सा क्वेश्चन दे दिया कि भाई इसको सॉल्व करो, छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं उसमें हमेशा, ठीक है ना। अब देखो ये दे दिया जैसे आपको, चलो भाई बना लो, स्टार ही बना लो, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि ऑर्डर ऑफ x इनवर्स बराबर किसके होता है, ऑर्डर ऑफ ए के होता है। ऑर्डर ऑफ x इनवर्स बराबर होता है ऑर्डर ऑफ ए के। ये तो आपने देखा भी होगा शायद, कहीं पे देखा है क्या, नहीं है। अगर इसके देखो, अगर आप चाहो प्रूफ करना तो ध्यान देना, मैं मान के चल रहा हूँ कि माना ऑर्डर ऑफ x इनवर्स कितना है, अरे मैंने कोई m मान लिया कि इसकी कोटि क्या है, x इनवर्स की कोटि कितनी है, m दे रखी है, ये सीधे पूछे जाते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी, इसकी कोटि कितनी है, m दे दी। अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देना कि भाई x इनवर्स की पावर m बराबर e होगा। अब पावर पूर्णांक घात आ गई, मतलब इसका m टाइम गुना हो रहा होगा तभी तो e मिला है ना। अब इसका आप m टाइम गुना करें तो ध्यान देना, x इनवर्स x इनवर्स का मतलब कितने टाइम करना है इसका गुना, m टाइम करना है। तो ध्यान देना कितना हो गया, x इनवर्स और गुना कहाँ तक चला गया, कोई भी m टाइम चला गया, और बराबर कितना है, m टाइम है ये, ठीक है ना, m बार है, कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब देखो ध्यान देना, अब यहाँ पर अगर हम साचर्यता लगाएं
तो देखो ध्यान देना, ऐसे हो गया है एक्स ए, कहीं ना कहीं इन दोनों को मिला रहा हूँ मैं, एक्स इनवर्स एक्स फिर ए फिर एक्स इनवर्स एक्स फिर ए, मतलब ऐसे ही चल रहा है कहाँ तक, लास्ट है एक्स ए एक्स इनवर्स। मतलब इसमें देखो ये ई बन गया, ये ई बन गया, यहाँ भी ई बन रहा होगा, तो ई बन के तो ई तो हट जाएंगे, ठीक है ना, तो ई हट जाएंगे, तो इसका मतलब हमें ऐसे मिलेगा एक्स और ए इंटू ए और कहाँ तक मिल गया, एम बार मिल गया, और फिर से कौन आ गया, एक्स इनवर्स, और बराबर कितना दे रखा है, ई दे रखा है। ये खुद कितनी बार है, अरे ये जो आ रहा है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एम बार है, ठीक है ना। और ये अगर एम बार है तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स ए की पावर एम एक्स इनवर्स बराबर ही, बताओ कोई दिक्कत है क्या, अरे भाई एम बार ही तो है ना, तो ए की पावर एम लिख सकते हैं इसको, और एक्स इनवर्स बराबर ही। अब मैं इधर क्या कर रहा हूँ, एक्स इनवर्स से गुना कर रहा हूँ, एक्स इनवर्स इंटू एक्स, और इधर एक्स से कर रहा हूँ मैं, तो इधर भी करना पड़ेगा एक्स इनवर्स ई एक्स, ठीक है ना। ये ई बन गया, ई ए की पावर एम और ई आ गया, ठीक है ना, इससे भी ई बन गया और इससे भी ई बन गया, और ये खुद क्या लिख सकते हैं, एक्स इनवर्स एक्स हो गया, ई एक्स कितना हो गया, खुद एक्स ही आ गया, कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब देखो आगे बढ़ जाओ, अब ये ई भी हट जाएंगे तो ए की पावर एम आ गया, और ये खुद मिलके क्या बनाएगा, ई बनाएगा। अरे इसका मान क्या होता है, ई तो होता है ना, और ए की पावर एम अगर ई है तो इसका मतलब हम क्या लिख देंगे कि सर ऑर्डर ऑफ ए बराबर कितना आ गया, एम आ गया। हम जो लेके चले थे वो लेके चले थे कि ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स बराबर एम है, और जो हमें लास्ट मिल गया वो मिल गया ऑर्डर ऑफ ए बराबर एम है। देखो इसका भी ऑर्डर एम है और इसका भी ऑर्डर कितना है, एम, और दोनों का ऑर्डर अगर एम है तो इसको हम कह देंगे कि ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स बराबर किसके होता है, ऑर्डर ऑफ ए के होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, और बहुत बार पूछा भी जाता है, ठीक है ना। तो आई होप कि शायद आपको ये समझ में आ गया होगा, अरे आ गया ना समझ में। अब देखो एक और प्रॉपर्टी है इसकी, अब वो क्या कहती है कि अगर ऑर्डर ऑफ ए बराबर आपको एन दे दिया, ऑर्डर ऑफ ए बराबर क्या दे दिया, एन दे दिया, ठीक है ना, तो जो ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम होता है, ऑर्डर ऑफ ए आपको एन दे दिया, ये मतलब एज ए मान लो शॉर्ट ट्रिक, जैसे आपको कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर एन दे दिया और उसकी घात कुछ दे के पूछ लिया कि चलो भाई बताओ इसका आपको ऑर्डर क्या होगा, ठीक है ना। तो ये होगा कितना, एन अपॉन मैसेपे ऑफ एम एन, ये होता है एन अपॉन मैसेपे ऑफ एम एन, ठीक है ना। तो अगर ऑर्डर ऑफ ए एन दे दिया और पूछ लिया कि ऑर्डर ऑफ इसी ए की पावर कोई एम दे के पूछ लिया कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो आप कह देंगे कि एन अपॉन मैसेपे, तो जानते हो ना, ठीक है ना। ये क्या होता है, अरे सापेक्ष का भाज्य को ही तो दिखा रहा है ना, एम और एन की सापेक्ष का भाज्य को दर्शा रहा है, और इसी को आप दूसरे रूप में और लिख सकते हो, क्या कि अगर ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन है तब ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम ही ले लो, ये एन होगी कब, जब एम बे एन क्या है, सापेक्षिक अभाज्य संख्या है, जब एम बे एन सापेक्षिक अभाज्य संख्या है। और सापेक्षिक अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, अर्थात मैसेपे ऑफ एम एन कितना आएगा, 1 आएगा। अरे दोनों का मतलब एक ही है भाई, यहाँ पर कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन दे रखा है, तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर कोई एम है तो वो क्या होगा, एन अपॉन मैसेपे ऑफ एम एन।
यहाँ पे कह रहा हूँ मैं कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन है, तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम बराबर कितना होगा, एन होगा। अरे एन अपॉन मैसेप ऑफ एम एन ही तो है ना। और मैंने कहा था कि जब एम और एन सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं, सापेक्षिक का मतलब है कि इनका मैसेप कितना आ रहा है, बन आ रहा है, और मैसेप बन आ रहा है। अरे अपॉन में बनी तो आएगा, बन आएगा तो वापस से वही हो गया, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के जो हमारी अवयवों की कोटि है, इनके दो क्या हो गए, गुणधर्म हो गए। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं है ना। एक और होता है, चलो अब हम कल डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है ना। आज के लेक्चर को यहीं पर क्या करते हैं, विराम देते हैं।